हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और हमारे लिए टेंस किस प्रकार से यूजफुल है। इस वीडियो में हम आज एक एक टेंस को डिटेल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको हर टेंस को पहचानने के अलग अलग तरीके, उनको यूज कैसे किया जाता है और हमारे डेली रूटीन में टेंस किस प्रकार से उपयोगी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। वीडियो के अंत में हर टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब देने की भी आप कोशिश करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें। और इसमें आज हम हर एक टेंस को सीरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमारे दिमाग में जब भी कोई सेंटेंस आता है, जब हम कोई वाक्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे हिंदी भाषा में हमारे दिमाग में जो सेंटेंस आता है, हमें ये कोशिश करनी है उस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो यदि हमें टेंस का सही ज्ञान हो, यदि हम टेंस को सही यूज करना सीख जाएं, तो हम किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलर 9th और 10th क्लास के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ज़रूरी है इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसको सही तरीके से समझना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर एक टेंस को पहचानने के 4 अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, जो आपको ध्यान से देखने और ध्यान से समझने हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम समझ पाएंगे। ये देखिए, जब भी कोई वाक्य जो हिंदी में लिखा हो, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा कोई भी वाक्य होगा, तो वो हमेशा इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। और ये टेंस को पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि हम किसी भी हिंदी में लिखे हुए वाक्य को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। यदि कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उसे इंग्लिश में लिखने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, हम दीपावली मनाते हैं, वह रोज 5 बजे उठता है। ये जितने भी सेंटेंस हैं, इन सब के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आ रहे हैं। तो इनको इंग्लिश में लिखने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा हो और हमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सा टेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी टेंस की परिभाषा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप ही टेंस कहलाता है। तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब कौन सी फॉर्म में है, वो आपको बताएगी उसमें कौन सा टेंस है। तो यदि इसको मैंने आइडेंटिफाई नाम दिया है, इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा है, या उसमें डू लिखा है या डज लिखा है, तो ये 4 चीजें आप याद कर लेंगे इंग्लिश में लिखे हुए वाक्य को पहचानने के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और डू या डज, इनमें से कोई भी शब्द होने पर वहां पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये 2 अलग अलग तरीके बताए हैं। एक, जब वाक्य हिंदी में लिखा हो तो उसे कैसे पहचाना जाए, और दूसरा, जब वाक्य इंग्लिश में लिखा हो तो उसे कैसे पहचाना जाए। हिंदी के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लिखा होगा, और इंग्लिश में लिखा हुआ वाक्य है तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो सकता है, डू लिखा हुआ हो सकता है और डज लिखा हुआ हो सकता है। सेंटेंस को पहचानने के बाद कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लिखा है, उसे अंग्रेजी में लिखने के लिए पहले उसका कर्ता सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ये बिल्कुल सही ट्रांसलेशन होगा। अब इसमें एक रूल है, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं,
एक सिंगुलर और एक प्लूरल। यदि प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग भी किया जाता है। एस या ईएस का प्रयोग कब करना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आप इसे याद करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग भी करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ लिख दिए, देखो, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। यदि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है, देन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग भी करना होता है। अब कंफ्यूजन होता है, एस का प्रयोग करें या ईएस का प्रयोग करें। ये तो क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हमें एस या ईएस लगाना ही है, लेकिन एस लगाना है या ईएस लगाना है, इसके लिए हम पढ़ेंगे एस या ईएस का नियम। ये एस या ईएस का नियम क्या कहता है? किसी भी वाक्य में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ईएस का प्रयोग करने के लिए आप उसमें जो वर्ब यूज की गई है उसको देखेंगे। एस या ईएस वर्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एस यूज करना है या ईएस यूज करना है। कैसे? यदि आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं उस वर्ब का लास्ट अल्फाबेट देखना है, यदि वो लास्ट अल्फाबेट ओ, एक्स, वाई, जेड, सी एच, एस एच और डबल एस इनमें से कोई भी है तो वो हमेशा ईएस उसके साथ यूज किया जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ब है गो, इसके पीछे हुआ ओ, तो हम इसके साथ यूज करेंगे ईएस, तो ये बन जाएगा गोज। जैसे मान लीजिए वर्ब है फिक्स, इसके पीछे आया एक्स, तो ये बन जाएगा फिक्सेज। जैसे मान लीजिए वर्ब है रिप्लाई, पीछे आया वाई, तो ये बन जाएगा रिप्लाइज। मान लीजिए वर्ब है कैच, पीछे सीएच है, तो ये बन जाएगा कैचेज। वर्ब है पास, पीछे डबल एस है, तो ये बन जाएगा पासेज। यानी आपको एस या ईएस का प्रयोग करने के लिए उसमें प्रयुक्त वर्ब को देखना है, वर्ब के अंतिम अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट को देखना है। यदि वो अल्फाबेट ओ, एक्स, वाई, जेड, सी एच, डबल एस, एस एच हो तो उनके साथ हमेशा ईएस लगता है, और बाकी जो वर्ब्स हैं उनके साथ हमेशा केवल एस का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक वाई एक अपवाद है, ये हमें ध्यान से देखना होगा। वाई एक अपवाद है। यदि हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने वर्ब यूज किया प्ले, और उस प्ले में अंतिम अल्फाबेट जो वाई है, लेकिन वाई से जस्ट पहले कोई वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी वर्ब के साथ केवल एस लगता है, उनके साथ फिर ईएस नहीं लगेगा। जैसे हमने यूज किया है प्ले, तो वाई से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो यहाँ वाई के बाद सीधा एस लिखेंगे। इसी प्रकार एक वर्ब है एंजॉय, और इसमें वाई है लास्ट अल्फाबेट, लेकिन वाई से जस्ट पहले ओ है, इसलिए यहाँ पर केवल एंजॉयस, ईएस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो आपको ध्यान से देखने होंगे और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में कोई वाक्य लिखा है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि ऐसा कुछ लिखा हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस यदि हमें पहचानना है, पूछा जाए कौन सा टेंस है, तो उसमें आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, डू या डज लिखा हुआ है, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेगा। यदि आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होने पर हम इसको ईएस का, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग करना है या ईएस का प्रयोग करना है, इसके लिए अलग से नियम है। सेंटेंस में यूज की गई वर्ब के आधार पर हम ईएस या एस का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब यूज की गई है जिसका लास्ट अल्फाबेट ओ, एक्स, वाई, जेड, सी एच, एस एच और डबल एस है, तो उनके साथ ईएस,
और बाकी सभी वर्ब्स के साथ केवल एस का प्रयोग करते हैं। इसमें वाई एक अपवाद है। यदि हम ऐसी वर्ब यूज कर रहे हैं जिसका लास्ट अल्फाबेट वाई है लेकिन वाई से पहले कोई वोवेल है तो हम उसके साथ केवल एस यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और ये सारे रूल्स को दोहराएंगे तो आपका इन पर ग्रिप और अच्छी बन जाएगी। जितनी ज्यादा रूल्स पे ग्रिप बनती है उतना ही हमारा इंग्लिश पर कमांड अच्छी बनती रहेगी। और इससे आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू या डज। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा कर्ता के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। तो कौन से सेंटेंस में डू का प्रयोग होगा, कौन से सेंटेंस में डज का प्रयोग होगा, इसके लिए आप देखेंगे कि डू का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होने पर किया जाता है। और डज का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये डू या डज हमेशा आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कहां होता है और क्यों होता है? कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो कोई भी प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उस वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करेंगे और उसको नेगेटिव बनाने के लिए जो नेगेशन के लिए नॉट जोड़ा जाता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जुड़ता है। इसलिए दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी और प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू या डज। यानी कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है वो प्रेजेंट सिंपल होगा और उसमें यदि नेगेशन है तो वो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस होगा। यदि उसमें इंट्रोगेशन है तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हमें डू या डज की यूज करने हैं प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों के लिए। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम इनको। कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो देखिए अभी आपको जो सिस्टम समझाया था सारा उसके अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे।